हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मीन्स व्यूज, इम्प्रेशन, झलक ऑफ इंडिया, भारत की झलक, हमारी कंट्री इंडिया की झलक। ग्लिम्पसेस मीन्स व्यूज। इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट कूर्ग एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम। फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिगेज। सेकेंड पार्ट कूर्ग, कूर्ग के राइटर हैं लोकेश एब्रॉल। थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम, इसके ऑथर या राइटर हैं अरूप कुमार दत्त। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में टोटल 3 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट्स में हम एक नई जगह के बारे में सीखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में गोवा के बारे में जानेंगे, सेकंड पार्ट में कूर्ग के बारे में जानेंगे, थर्ड पार्ट में आसाम के बारे में जानेंगे। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट फर्स्ट, जिसके राइटर हैं, जिसके ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिगेज। He was born on 15 April 1915 और 1916 गोवा, इंडिया। लूसियो रॉड्रिगेज का जन्म 15 अप्रैल 1915 में या 1916 में इन द स्टेट ऑफ गोवा, इंडिया, भारत के गोवा स्टेट में हुआ था। There is a disagreement regarding his birth year. Some sources say 1915 while others say 1916. इनके बर्थ ईयर में डिफरेंस है, कहीं पर 1915 मिलता है, कहीं पर 1916 मिलता है। He was died on 9th of August 1973 गोवा, इंडिया। इनकी डेथ 9 अगस्त 1973 में इंडिया के गोवा स्टेट में हुई थी। He was a professor of English literature, essayist and authority on Goan folklore. वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, एसेइस्ट थे, वो ऐसे लिखते थे। एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स एक्सपर्ट थे। किस चीज में एक्सपर्ट थे? ऑन गोवन फॉकलोर, गोवन की, गोवा की ट्रेडिशन के बारे में वो एक्सपर्ट थे। उन्हें गोवा के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी, वो एक तरह से एक्सपर्ट थे। बिफोर यू रीड, आप चैप्टर पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक्टिविटी देखते हैं। डिस्कस इन क्लास, इस एक्टिविटी को क्लास में डिस्कस करिए। क्वेश्चन फर्स्ट, what images of people and places come to your mind when you think of our country? जब आप हमारे कंट्री इंडिया के बारे में सोचते हैं तो लोगों, people and places, लोगों और जगहों के बारे में कौन सी तस्वीर, what images, कौन से चित्र, कौन सी इमेज बनती है? come to your mind, आपके माइंड में आती है। जब आप हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं तो कौन से लोगों की और कौन से प्लेसेस की इमेज आपके माइंड में बनती है? आंसर, व्हेन आई थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब मैं अपने कंट्री के बारे में सोचती हूँ, इमेजेस ऑफ गोवास ट्रेडिशनल बेकर्स, तो गोवा के ट्रेडिशनल बेकर की इमेज, कूर्ग के कॉफी प्लांटेशन की इमेज और एंड आसाम वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स, आसाम के बड़े बड़े ग्रीन टी गार्डन्स की इमेज बनती है। कम टू माई माइंड, मेरे माइंड में आती है। Second question, what parts of India have you lived or visited? आप इंडिया के किस पार्ट में रह चुके हैं या आपने विजिट किया है? Can you name some popular tourist destination? क्या आप कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हैं? आंसर, I have lived in northern India. I visited various regional and historical places. इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ऐड कर सकते हैं कि आप किस पार्ट में रह चुके हैं या आपने कहाँ विजिट किया है। सेकेंड पार्ट, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हैं जहाँ पर लोग घूमने जा सकते हैं? सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट, तो नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? इन इंडिया आर आगरा फॉर द ताजमहल और जयपुर फॉर इट्स ग्रैंड फोर्ट्स एंड पैलेसेस। जयपुर क्यों फेमस है? शानदार फोर्ट्स के लिए, किलों के लिए और पैलेसेस, महल के लिए।
वाराणसी क्यों फेमस है? फॉर इट्स कल्चरल घाट्स के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोर्चुगीज के बारे में जानते हैं। पोर्चुगल इज अ कंट्री इन यूरोप। पोर्चुगल यूरोप में एक कंट्री है। द पीपल ऑफ पोर्चुगल आर कॉल्ड पोर्चुगीज। पोर्चुगल के लोगों को पोर्चुगीज कहा जाता है। जिस तरह से इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, इसी तरह से पोर्चुगल के लोगों को पोर्चुगीज कहा जाता है। In 1498 the Portuguese explorer 1498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा इंडिया आए थे। In 1510 they captured गोवा और 1510 में पोर्चुगीज ने गोवा पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया गोवा को। गोवा was liberated from Portuguese rule by India on 19 December 1961। गोवा को आजादी मिली, फ्रीडम मिली पोर्चुगीज रूल से इंडिया के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में। पोर्चुगीज रूल्ड गोवा फॉर नियरली 450 इयर्स। पोर्चुगीज ने गोवा पर नियरली 450 इयर्स रूल किया था। द पोर्चुगीज ब्रॉट द आर्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग टू गोवा। पोर्चुगीज ब्रेड मेकिंग की आर्ट गोवा लेकर आए थे। ब्रेड मेकिंग करने की जो आर्ट है, जो कला है, वो पोर्चुगीज गोवा में लेकर आए थे। दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रेड। जो पोर्चुगीज थे वो ब्रेड के बहुत शौकीन थे। विच लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेड मेकिंग कल्चर इन गोवा। और इसी की वजह से गोवा में ब्रेड बनाने का कल्चर शुरू हुआ। However, their bread making culture and traditional bakers are still found in Goa today। पोर्चुगीज तो चले गए छोड़कर, लेकिन जो ब्रेड मेकिंग कल्चर है उनका और जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं, जो बेकिंग करते हैं, जो बेकरी में काम करते हैं, वो अब भी गोवा में पाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर। अ बेकर फ्रॉम गोवा। हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। This is a pen portrait। Pen portrait means description, brief description of a traditional Goan village baker। गोवा के विलेज के जो बेकर हैं, उनका ये चैप्टर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। उनके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। Who still has an important place। और वो गोवन विलेज के जो बेकर हैं, उनका अब भी इम्पोर्टेंट प्लेस है इन हिज सोसाइटी। वहां पर उनकी सोसाइटी में अब भी उनका इम्पोर्टेंस है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। Our elders, हमने हमारे एल्डर्स को, एंसेस्टर्स को, ओल्डर जनरेशन को बात करते हुए सुना है। ऑफन, अक्सर, अक्सर सुना है बात करते हुए। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीनिंग थिंकिंग फॉन्डली अबाउट द पास्ट। रेमिनिसिंग मीन्स थिंकिंग, नॉस्टैल्जिकली मीन्स फॉन्डली प्यार से पुरानी बातों को याद करना, शौक से याद करना। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुराने पोर्टुगीज के दिनों के बारे में हमने अपने एल्डर्स को बात करते हुए सुना है। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्टुगीज के बारे में और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में बात करते हुए सुना है। ये जो ब्रेड का पूरा पीस दिख रहा है, इसको बोलते हैं लोव्स, और बाद में इसको स्लाइस कर दिया जाता है, काट कर स्लाइस बना दिया जाता है। इस पूरे से पीस को क्या बोलेंगे? लोव्स। तो हमने अपने एल्डर्स को पोर्टुगीज के बारे में और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में बात करते हुए सुना है। Those eaters of loaves might have vanished। और उस टाइम पे जो ईटर्स थे, जो खाने वाले थे लोव्स को, might have vanished, अब वो वैनिश हो चुके होंगे, डिसअपियर, गायब हो चुके होंगे, बट अब वो नहीं होंगे, लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बनाने वाले अब भी वहां पर हैं, अब भी एग्जिस्ट करते हैं वो लोग। खाने वाले नहीं होंगे, वो डिसअपियर हो गए होंगे, लेकिन मेकर्स अब भी गोवा में हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। Amongst means बीच में। हमारे बीच में आज भी मिक्सर्स हैं। मिक्सर्स मीन्स जो डो बनाते हैं, डो बनाने वाले लोग,
मोल्डर्स मीन्स डो को शेप देने वाले लोग, एंड दोज और वो लोग हु बेक द लोब्स, और वो लोग भी हैं यानी बेकर जो लोब्स को बेक करते हैं, वो आज भी हमारे बीच में हैं। कौन लोग हमारे बीच में हैं? जो बेकिंग करने के लिए, ब्रेड मेकिंग के लिए मिक्सर्स होते हैं, जो डो बनाते हैं, जो डो को शेप देते हैं, मोल्डर्स होते हैं, और वो लोग जो बेक करते हैं ब्रेड को, वो आज भी हमारे बीच में हैं। ये काम पर्सन्स के द्वारा भी किया जा सकता है, लोग भी कर सकते हैं, और मशीन से भी किया जा सकता है। इससे मिक्सिंग हो जाएगा और इससे ये मोल्डर्स है, इससे शेप भी दिया जा सकता है, दिया जाता है। Those age old time tested means पुराने, furnaces means जहां पर बेक किया जाता है, still exist means remain, आज भी वो furnaces हैं जिसमें बेकिंग की जाती थी। The fire in the furnaces has not yet been extinguished, और जो फर्नेस में फायर है ये आज भी बुझी नहीं है। extinguish means put out, बुझना। The traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Traditional baker's bamboo heralding. ट्रेडिशनल बेकर्स जो थे उनके पास एक बम्बू स्टैप होता था, बांस की एक छड़ी होती थी, और उस छड़ी से आवाज आती थी। हेराल्डिंग मीन्स अनाउंस होना, आवाज आना, वॉइस आना। छड़ी से कैसे, बम्बू स्टैप से कैसे आवाज आएगी? उसमें ब्रास या मेटल की बेल लगी होती थी, और वो जब बांस की छड़ी को जमीन पर पटकते थे तो उससे झंझंग की साउंड आती थी। इसकी वजह से जब वो विलेज में पहुंचता था तो लोगों को सुबह सुबह पता चल जाता था। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, उसके आने के बारे में लोगों को सुबह सुबह पता चल जाता था। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और वो बम्बू स्टैप की अनाउंसमेंट आज भी कुछ प्लेसेस पर सुनी जा सकती है गोवा में। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है शायद जो फादर हैं वो अलाइव ना हो, जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो आज भी फैमिली प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। These bakers are even today known as pedder in गोवा, और ये जो बेकर्स हैं उन्हें आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं, गोवा में बेकर को किस नाम से जानते हैं? पेडर के नाम से। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. During our childhood means author's childhood, Lucio Rodriguez childhood in Goa. गोवा में लूसियो रॉड्रिगेज के बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी हिज फ्रेंड, बेकर कौन होते थे? उनके दोस्त होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड होते थे। गाइड का मतलब दोनों में, ऑथर में और बेकर में इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता था, इतना ज़्यादा लगाव हो जाता था कि वो बेकर से कुछ ना कुछ सीखते थे। इस वजह से बेकर को क्या कहा गया है? फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और इस तरह से भी गाइड कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें पूरे विलेज के बारे में पता होता था। तो अगर किसी को कुछ रास्ता ना पता हो तो उसको गाइड कर देते थे। तो इस वजह से भी गाइड यहाँ पर यूज किया गया है। He used to come at least twice a day. वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। Once when he set out in the morning on his selling round. एक बार जब वो निकलते थे, सेट आउट मीन्स निकलना, मॉर्निंग में, ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो एक बार निकलते थे सेलिंग करने के लिए, तब एंड देन अगेन, और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा कब आते थे? वो अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके जब वो वापस लौटते थे तब आते थे। तो इस तरह से दिन में 2 बार आते थे, ट्वाइस अ डे। द जिंगलिंग थर्ड मीन्स रिंगिंग हैवी साउंड, बजती हुई भारी आवाज। ऑफ हिज बम्बू, उसके बम्बू की आवाज। woke us up, हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने के लिए और ग्रीट करने के लिए भागते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, हम क्यों नींद से उठ के भागते थे? वॉज, क्योंकि इट फॉर द लव ऑफ द लोफ,
क्या ये लोफ के प्रति हमारा लव था, प्यार था? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं था। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. लोब्स को बॉट मीन्स परचेज करना। लोब्स को परचेज किया जाता था कुछ पैस्किन या बेस्टिन। पैस्किन या बेस्टिन कौन है? मेड सर्वेंट है ऑफ द हाउस। तो घर में लोब्स कौन लेकर आता था? मेड सर्वेंट पैस्किन या बेस्टिन लेकर आती थी, परचेज कर कर लाती थी, बॉट। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. What we long means wish. हम जो चाहते थे for were those bread bangles. बहुत सारी ब्रेड होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं ब्रेड की, तो हमें कौन सी ब्रेड चाहिए होती थी? ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स बैंगल की शेप में होती है, बीच में होल होता है, इसको बोलते हैं ब्रेड बैंगल्स। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। इसी तरह से इसी शेप में ब्रेड बैंगल होती है। तो हम कौन सी ब्रेड चाहते थे? ब्रेड बैंगल चाहते थे, विच वी चोज केयरफुली, जिसको हम केयरफुली सेलेक्ट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड, कभी कभी ये स्वीट ब्रेड होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, और स्पेशली बनाई जाती थी। कभी कभी ये ब्रेड स्वीट होती थी जिसको स्पेशली बनाया जाता था। The baker made his musical entry on the scene with the jhang-jhang sound of his specially made bamboo staff. Baker made his special entry. बेकर एंट्री करते थे म्यूजिक के साथ। ऑन द सीन, सीन मीन्स यहाँ पर होगा स्ट्रीट या विलेज में। बेकर विलेज में, स्ट्रीट में म्यूजिकल एंट्री करते थे विद द झंझंग साउंड, झंझंग की आवाज करते हुए, ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, और वो झंझंग की साउंड किससे आती थी? बम्बू की एक स्टिक से बनी, इस तरह से बनी होती थी कि उसमें बेल लगी होती थी। जब वो स्टाफ को, वो बम्बू स्टाफ को जमीन पर, ग्राउंड पर पटकते थे तो उससे झंझंग की साउंड आती थी। इस तरह से वो म्यूजिकल एंट्री लेते थे विलेज में। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हैंड से ये बास्केट को, इधर बास्केट है, इस तरह की बास्केट में अपना बेकरी का सामान रखकर लेकर आते थे। ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स लेकर आते थे। एक हाथ से इस बास्केट को सपोर्ट करते थे और दूसरे हाथ से ये स्टिक को जमीन पर बैंग करते हुए लेकर आते थे। ऑन द ग्राउंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और वो जो बेकर होते थे वो घर की लेडीज को ग्रीट करते थे, सैल्यूट करते थे, क्या बोलकर? गुड मॉर्निंग बोलकर सैल्यूट करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, फिर अपनी बास्केट को रख देते थे ऑन द वर्टिकल बम्बू, इस तरह से स्टैंड, इरेक्ट स्टैंड करते थे अपनी बम्बू को, और इसी बम्बू पर सपोर्ट करते थे अपनी बास्केट को, तो रख कर सेलिंग करते थे। इसके बाद we would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. वी यहाँ पर ऑथर को रिफर किया जा रहा है। ऑथर बोलते हैं कि हम बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरापेट, पैरापेट मीन्स रेलिंग पर, एंड लुक इनटू द बास्केट समहाउ, किसी तरह से हम उसमें देखने की कोशिश करते थे, बास्केट में देखने की कोशिश करते थे, और इसके लिए हम पैरापेट पर या बेंच पर चढ़ जाते थे बास्केट में देखने के लिए, लुक इनटू द बास्केट। I can still recall the typical fragrance. Typical fragrance means usual, common aroma, खुशबू। Recall means remember. ऑथर बोलते हैं कि मुझे आज भी ब्रेड की वो टिपिकल फ्रेग्रेंस, वो यूजुअल अरोमा आज भी मुझे याद है, ऑफ दोज लोव्स, उन ब्रेड्स की, उन लोव्स की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स होते थे वो हमारी फैमिली में एल्डर्स के लिए आते थे, सीनियर्स के लिए आते थे, एंड द बैंगल्स, और जो बैंगल ब्रेड होती थी वो बच्चों के लिए आती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर ब्रश और टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। फिर ऑथर इतने ज्यादा एक्साइटेड होते थे कि उन्हें ब्रश करने की, माउथ वॉश करने की बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। राइटर बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे माउथ वॉश करने की या ब्रश करने की। एंड वाई शुड वी, तो यहाँ पर ह्यूमरसली राइटर बोलते हैं कि हम ब्रश क्यों करें, हमें ब्रश करने की क्या नीड है। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? Trouble means effort. Who would take the trouble?
कौन एफर्ड करे ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, मैंगो लीफ को प्लक करने का, तोड़ने का, फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश बनाने के लिए मैंगो लीफ तोड़ने का एफर्ट कौन करे। द ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन ही डिड नॉट लाइक ब्रशिंग हिज टीथ, यहाँ पर ऑथर को अपना चाइल्डहुड याद आ रहा है जब वो ब्रश नहीं करते थे। और he wondered why he should take the trouble of plucking mango leaf and using it as a toothbrush. He thought brushing was unnecessary because even a tiger never brushed its teeth. And why? It is necessary at all. The tiger never brushed his teeth. तो आगे राइटर बोलते हैं कि ब्रश टाइगर जो होते हैं वो कभी ब्रश नहीं करते और ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्या नेसेसरी है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, जो हॉट टी होती है वो सब कुछ मुंह में जो भी जर्म्स होते हैं उन सब चीजों को वॉश कर देती है और क्लीन कर देती है सो नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से। आफ्टर ऑल, तो ऐसा राइटर ह्यूमरसली कहते हैं कि hot tea could clean his mouth well enough, so there was no need to brush. इस वजह से ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो हॉट टी होती है वो हमारे माउथ को क्लीन कर देती है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ओरल मीन्स ओरली स्पोकन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, चेक मीन्स चेक करना। ओरली अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, गोवा में जो एल्डर्स हैं वो किस चीज को याद करते हैं और याद करके इमोशनल हो जाते हैं। आंसर, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट पोर्चुगीज, गोवा के जो एल्डर्स हैं वो पोर्चुगीज के दिनों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। एंड फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में याद करके इमोशनल हो जाते हैं। दैट वर प्रिपेयर्ड, जिसको तैयार किया जाता था बाय द बेकर्स, बेकर्स के द्वारा, ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों बेकर्स के द्वारा ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड तैयार की जाती थी। इन चीजों को याद करके एल्डर्स, गोवा के एल्डर्स इमोशनल हो जाते थे। सेकेंड क्वेश्चन, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या ब्रेड मेकिंग अब भी गोवा में पॉपुलर है, फेमस है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाँ ब्रेड मेकिंग गोवा में पॉपुलर है। वी नो दिस बिकॉज द बेकर्स एंड देयर ट्रेडिशनल फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, हम जानते हैं, वी नो दिस, हम ऐसा जानते हैं, बिकॉज क्योंकि जो बेकर्स हैं और उनके ट्रेडिशनल फर्नेसेस हैं स्टिल एग्जिस्ट, अब भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, और ब्रेड गोवा की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड मैरिजेस, विशेष रूप से स्पेशली फेस्टिवल और मैरिजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेड। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को किस नाम से बुलाया जाता है, लोग बेकर को किस नाम से जानते हैं। द बेकर इज कॉल्ड अ पेडर, बेकर को पेडर के नाम से जाना जाता है। इन गोवा द ट्रेडिशनल बेकर्स वर नोन एज पेडर, गोवा में ट्रेडिशनल बेकर्स को पेडर के नाम से जानते हैं। दे यूज टू प्रिपेयर एंड सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड which were an important part of Goan life. जो बेकर्स होते हैं, जो पेडर्स होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड बनाते हैं और which were an important part of Goan life, जो गोवा की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड। क्वेश्चन 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, हर दिन बेकर किस टाइम पर आते थे। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उनसे मिलने के लिए क्यों भागते थे। द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर दिन में 2 बार आते थे। वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज ब्रेड, एक बार मॉर्निंग में आते थे और दोबारा जब वो अपनी ब्रेड को सेल करके वापस लौटते थे तब आते थे। The children ran to meet him, बच्चे उनसे मिलने के लिए भागते थे, because they wanted to buy bread bangles from him, क्योंकि वो उनसे बैंगल्स खरीदना चाहते थे, ब्रेड बैंगल्स खरीदना चाहते थे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. मैरिज गिफ्ट्स जो होते हैं, जो वेडिंग गिफ्ट्स होते हैं, वो मीनिंगलेस होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना स्वीट ब्रेड के। कौन सा स्वीट ब्रेड, नोन एज द बोल, ये बोल की पिक्चर है, कुछ इससे डिफरेंट होता है, इसी तरह होता है। तो बिना इस बोल के कोई भी मैरिज गिफ्ट्स हो, वेडिंग गिफ्ट्स हो, वो इनकम्प्लीट होता है। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड,
कोई भी पार्टी हो, कोई भी फीस्ट हो, उसका चार्म कम हो जाता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। वेडिंग गिफ्ट्स फील इनकम्प्लीट विदाउट द ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। सिमिलरली अ पार्टी और फीस्ट फील्स बोरिंग विदाउट ब्रेड। बिना ब्रेड के कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन, कोई भी मैरिज इनकम्प्लीट लगती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नॉट इनफ कैन बी सेड, ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता ये शो करने के लिए कि कितने इम्पोर्टेंट बेकर होते हैं। कैन बी फॉर अ विलेज, एक विलेज के लिए बेकर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये ज्यादा नहीं प्रूफ किया जा सकता। दिस प्रूफ दैट द विलेज बेकर इज एन इसेंशियल पर्सन इन डेली लाइफ। इससे यही प्रूफ किया जा सकता है कि जो बेकर होते हैं वो डेली लाइफ में बहुत इसेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की जो लेडी होती हैं वो अपनी डॉटर्स की एंगेजमेंट पर सैंडविचेस प्रिपेयर करती हैं। Whenever a daughter gets engaged in Goa, it is mandatory for the mother to make sandwiches for the guest. तो ये मदर के लिए, लेडी के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो अपनी डॉटर्स की एंगेजमेंट पर सैंडविच बनाएं। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Cakes और बोलिनाज कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस ऐसा ही दिखता है। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट हो जाते हैं किसके लिए? क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल के लिए। क्रिसमस के लिए और अदर फेस्टिवल्स के लिए केक्स और बोलिनाज कंपलसरी होते हैं। Festivals like Christmas feel incomplete without baked items like cakes and bolinas. फेस्टिवल हो या क्रिसमस हो, बिना केक्स के और बोलिनाज के फेस्टिवल वो इनकम्प्लीट लगते हैं। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस वजह से बेकर का होना, बेकर की फर्नेस का होना विलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. बेकर या ब्रेड सेलर दोज डेज उन दिनों के हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस। पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज। उस टाइम में जो बेकर्स होते थे, जो ब्रेड सेलर होते थे, उनके पास एक स्ट्रेंज ड्रेस होती थी नोन एज द कबाई। उस स्ट्रेंज ड्रेस को कबाई के नाम से जानते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये सिंगल पीस होता था, इसमें लॉन्ग फ्रॉक की तरह होता था। रीचिंग डाउन टू द नीज, और इसकी लेंथ नीज तक आती थी। जैसे यहाँ पर आप इस गाउन या फ्रॉक की लेंथ देख सकते हैं, इसी लेंथ में वन पीस होता था और नीज तक पहुंचता था, घुटनों तक उसकी लंबाई होती थी, लेंथ होती थी। गोवन बेकर्स वोर अ यूनिक एंड अनयूजुअल आउटफिट नेम्ड कबाई। हाँ, तो जो वो स्ट्रेंज ड्रेस पहनते थे, अजीब पेक्यूलर ड्रेस पहनते थे, उसको कबाई के नाम से जाता था। पेडर के ड्रेस को क्या बोलते हैं? कबाई। बेकर के ड्रेस को क्या बोलते हैं? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। हाँ, इसकी लेंथ जो होती थी नीचे घुटनों तक, नीज तक आती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे बचपन में, हमारे चाइल्डहुड में हमने देखा है, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट। जो बेकर्स होते थे वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जिसकी लेंथ होती थी शॉर्टर, कम, फुल लेंथ यहाँ तक, और उससे कम होती थी तो बीच में। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से लॉन्ग होती थी और फुल पैंट से शॉर्ट होती थी। ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया हाफ, तो बीच की लेंथ क्या होगी? हाँ, 1/4। तो उनकी जो ड्रेस होती थी, जो बचपन में राइटर देखते थे, शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे। ट्राउजर की लेंथ हाफ से ज्यादा होती थी और फुल लेंथ से कम होती थी। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. ऑथर बोलते हैं कि आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो नीज के नीचे तक पहुंचती है, जिसकी लेंथ, इनवाइट्स द कमेंट, उसको कमेंट मिलते हैं, लोग उनके उसके बारे में बोलते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि उसने पेडर की तरह ड्रेसिंग की है, उसने पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए हैं।
Even nowadays, if someone wears three-quarter pants that reach just below the knees, people playfully tease them by saying they look like a traditional Goan baker. तो आज भी अगर कोई थ्री फोर्थ पैंट्स पहनता है वहां पे तो लोग उसे कमेंट करते हैं, टीज करते हैं और बोलते हैं कि इसने पेडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है। कमेंट करते हुए, मजाक करते हुए ऐसा बोलते हैं जो भी थ्री फोर्थ पैंट पहनता है। The baker usually collected his bills at the end of the month. This means the baker did not ask for money every single day when delivering bread. जो बेकर्स होते थे वो एवरी डे ब्रेड का चार्ज नहीं लेते थे, वो मंथली पेमेंट लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट होता था, अकाउंट मीन्स बिल, मंथली बिल यूज टू बी रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता था ऑन सम वॉल, वॉल पर, दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से दीवार पर वो बिल रखते थे बनाकर, नोट करके। उस टाइम पर पेन या नोटबुक का यूज नहीं करते थे। Baking was indeed a profitable profession in the old days. Old days पुराने समय में, old time में जो बेकिंग प्रोफेशन था वो प्रॉफिटेबल था। प्रॉफिटेबल मीन्स मनी मेकिंग, बहुत ज्यादा पैसे बनाने वाला प्रोफेशन था, बहुत अच्छा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और इतना मनी मेकिंग होता था कि उनकी फैमिली, जो बेकर थी उनकी फैमिली कभी भी हंग्री नहीं रहती थी। स्टार्व मीन्स हंग्री। तो एक अच्छा, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था बेकिंग करना। He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. It means he, his family, and his workers always happy दिखते थे और prosperous. Prosperous means wealthy. जो बेकर्स होते थे, उनकी फैमिली और उनके वर्कर्स हमेशा हैप्पी रहते थे और वेल्दी रहते थे, उनके पास बहुत मनी होता था। Their lump physique was an open testimony to this। Their lump physique means round body, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। His round body was an open testimony. Open testimony means clear proof. Open testimony means clear proof. उनकी बॉडी को देखकर ये क्लियर हो जाता था to this, ऐसा क्लियर हो जाता था कि वो हेल्दी रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। इस वजह से उनकी बॉडी राउंड बॉडी दिखती थी, उनका प्लम्प फिजिक था। Even today, any person with a jackfruit like a physical appearance is easily compared to a baker. Even today, आज भी any person with jackfruit की तरह, jackfruit means कटहल, जैसे वो हैवी और राउंड होता है, उसी तरह से बेकर्स भी jackfruit की तरह दिखाई देते हैं। Even today, any person with jackfruit like physical appearance, आज भी अगर कोई भी बेकर जो jackfruit की तरह दिखता है, physical appearance, appearance means look, उसका लुक अगर जैकफ्रूट की तरह दिखता है तो इजीली कंपेयर टू अ बेकर, तो उस पर्सन का कंपेयर किससे किया जाता है? बेकर से किया जाता है। आज भी अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जैकफ्रूट की तरह लुक होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बेकर। उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो बेकर होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और प्रॉस्परस होते हैं और उनकी बॉडी प्लम्प फिजिक होती है और उनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो हेल्दी रहते हैं और वेल्दी रहते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। आपको दोनों कॉलम को आपस में मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एज अ मैरिज गिफ्ट। एज अ मैरिज गिफ्ट क्या यूज होता था? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। सेकेंड, फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, सेकेंड ऑप्शन ब्रेड। थर्ड, फॉर आवर डॉटर्स एंगेजमेंट, सी सैंडविचेस। डी है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या यूज होता था? केक्स एंड बुलिनाज। Second question, what did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? जब ऑथर यंग थे तब पोर्चुगीज डेज में बेकर्स क्या पहनते थे? In the Portuguese days, answer, in the Portuguese days, the bakers wore a peculiar dress called kabai. पोर्चुगीज डेज में बेकर्स एक पेक्यूलर, स्ट्रेंज ड्रेस पहनते थे कॉल्ड कबाई, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। अ सिंगल, कबाई कैसे दिखता था? अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस होता था लॉन्ग फ्रॉक की तरह, रीचिंग डाउन टू द नीज, नीज के घुटने के नीचे तक होता था। सेकेंड ऑप्शन,
When the author was young, जब author young था, the bakers wore shirt and trousers that were shorter than full-length trousers and longer than half pants. When author was young, जब author young थे, तो bakers wore shirts पहनते थे, trousers पहनते थे that were shorter than full length. ट्राउजर की लेंथ कितनी होती थी? शॉर्टर देन फुल लेंथ से कम होता था, और लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से लॉन्ग होता था। जब ऑथर यंग थे उस टाइम पे बेकर्स शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे। ट्राउजर्स की लेंथ शॉर्टर होती थी फुल लेंथ से और लॉन्गर होती थी हाफ पैंट से। थर्ड क्वेश्चन, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, व्हाई? हु इनवाइट्स द कमेंट, किसको कमेंट मिलता था, किसको रिमार्क दिया जाता था कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि उसने पेडर की तरह ड्रेसिंग की है। ये कमेंट किसको दिया जाता था, ये रिमार्क किसको बोला जाता था? वाई, क्यों? आंसर, अ पर्सन हु वेयर्स हाफ पैंट्स रीचिंग डाउन बिलो द knees इनवाइट्स द कमेंट्स। ऐसा पर्सन जो हाफ पैंट्स पहनता था और उसकी लेंथ बिलो नीज होती थी, तो उसे कमेंट मिलते थे। कौन से कमेंट मिलते थे? ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि उसने पेडर की तरह ड्रेसिंग की है, जिसकी हाफ पैंट की लेंथ बिलो नीज होती थी, नी के नीचे तक जाती थी जिसकी लेंथ, तो उसको कमेंट मिलता था कि उसने पेडर की तरह ड्रेस पहना है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द बेकर्स नोन एज पेडर्स, जिन्हें पेडर्स के नाम से जाना जाता है, वो ट्राउजर्स ऑफ सिमिलर लेंथ, वो भी इसी लेंथ की, सिमिलर लेंथ की ट्राउजर्स पहनते थे। इस वजह से उनको ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर का कमेंट दिया जाता था। क्वेश्चन 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर के मंथली अकाउंट्स कहाँ रिकॉर्ड होते थे? द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट्स बेकर के रिकॉर्ड होते थे वॉल पर विद अ पेंसिल। बेकर जो होते थे वो पेंसिल से वॉल पर अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते थे। इट्स लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है? आंसर, अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम्प एंड वेल बिल्ट फिजिक। इसका मतलब होता है कि फैट बॉडी, अ प्लम्प एंड वेल बिल्ट फिजिक मीन्स ऐसी बॉडी जो जैकफ्रूट की तरह राउंड शेप में हो। The bakers were healthy and prosperous because baking was a profitable profession. Bakers healthy होते थे और prosperous होते थे, wealthy होते थे, because क्योंकि baking was a profitable profession. जो baking का profession था वो बहुत money making था, बहुत उसमें earning होती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अ बेकर फ्रॉम गोवा का ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।